देखो, एमालगमेशन के चैप्टर की पूरी अकाउंटिंग और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, इसके बारे में हमने पूरी स्टडी कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं इंटर कंपनी होल्डिंग। अंतः कंपनी विनियोग। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि भाई इंटर कंपनी होल्डिंग क्या है। देखो, एक परचेजिंग कंपनी है आपकी, एक सेलर कंपनी। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो दोनों कंपनियां पहले से एक दूसरे से शेयर परचेज करने में इन्वॉल्व। मान लो कि अमालगमेशन से पहले ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स परचेज किए हुए, या बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स परचेज किए हुए हैं, और या दोनों ने एक दूसरे के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। जनरली क्या होता है, आप लोगों को पता है कि किसी कंपनी के पास में पैसे स्पेयर होते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, कोई भी अपने पास स्पेयर, आपके पास भी पैसे स्पेयर हो तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, बैंक में डाल दोगे, है ना? तो कंपनी के पास भी यदि पैसे स्पेयर हैं तो कंपनी क्या करेगी? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोचेगी। तो हो सकता है वो किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे। और मान लो ये वही कंपनी है जिनका आपस में बाद में इनका अमालगमेशन होने वाला है, तो उस केस में हमारी अकाउंटिंग और हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैं लेता हूं, इफ परचेजिंग कंपनी इज होल्डर ऑफ द शेयर्स ऑफ सेलर कंपनी। परचेजिंग कंपनी जो है उसने सेलर कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए, तो उस केस में अपने को कैसे एडजस्टमेंट करना है, क्या क्या अकाउंटिंग करनी है, उसके बारे में बात करें। तो उसके लिए अपने को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं कि ये सेलर कंपनी की एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है ना? सेलर कंपनी मान लो बी लिमिटेड है, और उसकी एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स है 10 लाख रुपए, ठीक है ना? करंट एसेट्स है 20 लाख रुपए, 30 लाख की तो एसेट्स है इसके पास। लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी है मान लो 5 लाख रुपए, लोन है 5 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस है 5 लाख रुपए, और इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख। ये आपके सेलर कंपनी जो है बी लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट। अब सेलर कंपनी बी लिमिटेड की बैलेंस शीट अपने को गिवन है। अब बी लिमिटेड ने टोटल 15 लाख रुपए के शेयर्स मार्केट में इश्यू किए हुए। आप ऐसा मान लो कि 15,000 शेयर्स है, एक शेयर 100 रुपए का है, और टोटल 15 लाख रुपए के शेयर बी लिमिटेड ने मार्केट में इश्यू किए हुए। अब मान लो कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इसके शेयर्स परचेज कर लिए थे, अभी नहीं, पहले। मान लो कि ए लिमिटेड ने इस कंपनी के 5,000 शेयर, 5,000 लिख लो, 1,000, कितने भी मान लेते हैं, 5,000 शेयर परचेज किए थे। कितने रुपए में? मान लो अभी तो ये मान लेते हैं 100 रुपए में परचेज किए, मतलब 5 लाख रुपए में ए लिमिटेड ने
बी लिमिटेड के 5,000 शेयर खरीद लिए। ठीक है, अब कंडीशन ये हो गई है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कर, अमालगमेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया तो अब होगा क्या? होगा ये कि मान लो पहले तो हम कैलकुलेट करें कि बी लिमिटेड जो सेल हो रही है उसका परचेज कंसिडरेशन कितना होगा। भाई एसेट से 30 लाख की, 30 लाख में से आउटसाइड लाइबिलिटी 5 और 5 10 लाख की हम लेस कर दें तो 20 लाख रुपए इसका परचेज कंसिडरेशन बनता है नेट एसेट्स मेथड से। नेट एसेट्स मेथड से बात कर रहा हूँ, 20 लाख रुपए इसका परचेज कंसिडरेशन बनता है। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, ठीक है ना, खरीद लिया तो 20 लाख रुपए इसे उसको देने हैं बी लिमिटेड को। अब एक बात बताओ, बी लिमिटेड के पास में ये 20 लाख रुपए आ जाएंगे, सेलर कंपनी के पास में है, तो सेलर कंपनी इस 20 लाख रुपए का क्या करेगी बताओ? सेलर कंपनी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट का क्या करेगी? बताओ कोई भी। सेलर कंपनी को जो परचेज कंसिडरेशन रिसीव होता है उस परचेज कंसिडरेशन का सेलर कंपनी क्या करती है? हाँ, अपने शेयर होल्डर को पेमेंट करती है, नेचुरल सी बात है ना। तो 20 लाख रुपए उसको मिले हैं, बी लिमिटेड को मान लो मिलेंगे और वो अपने शेयर होल्डर को पेमेंट कर। अब सवाल ये उठता है कि बी लिमिटेड का शेयर होल्डर है कौन? अब बी लिमिटेड के 15,000 शेयर है ना, देखो इसमें से 5,000 शेयर तो ए लिमिटेड ने खरीद रखे हैं और 10,000 शेयर आउटसाइडर्स के पास है। तो बी लिमिटेड के पास जो परचेज कंसिडरेशन आएगा वो परचेज कंसिडरेशन बी लिमिटेड अपने शेयर होल्डर को देगी। तो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर में ए लिमिटेड भी है, तो बी लिमिटेड उस परचेज कंसिडरेशन का कुछ पार्ट ए लिमिटेड को दे देगी। तो अब ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई, भाई ये परचेज कंसिडरेशन का पैसा दिया किसने? ए लिमिटेड ने, और वापस घूम के किसके पास आ रहा है? ए लिमिटेड के पास ही आ रहा है। तो इससे अच्छा तो ये होना कि ए लिमिटेड को जितना पैसा मिलने वाला है उससे उतना पैसा काट के ही दे दे ए लिमिटेड। भाई ए लिमिटेड को जितना परचेज कंसिडरेशन मिलने वाला है उतना अमाउंट पहले से काट के दे दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राधा जी अपना थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ। उसके लिए क्या होगा कि आपको एक तो परसेंटेज देखनी पड़ी कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए। अब आप देखो बी लिमिटेड के टोटल शेयर कितने हैं? 15,000। उसमें से ए लिमिटेड ने कितने खरीदे हुए हैं? 5,000। मतलब हम ये कहेंगे कि बी लिमिटेड के 1/3 शेयर ए लिमिटेड के पास है। तो बी लिमिटेड के 1/3 शेयर ए लिमिटेड के पास है। तो ए लिमिटेड जब बी लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेगी ना तो 1/3 पेमेंट खुद के पास ही रख लेगी, 2/3 ही करेगी, क्योंकि 1/3 वापस इसी को ही मिलने वाला है। ठीक है ना। तो अभी 20 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन बना है, उसका 1/3 6.33 लाख उतना पैसा कम करके और 13.67 लाख का पेमेंट कर देगी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को। और बी लिमिटेड उस 13.67 लाख का पेमेंट किसको कर देगी? अपने आउटसाइडर्स को कर देगी। अब ए लिमिटेड का हिसाब तो खत्म हो। तो अब इस केस में अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझना जरूरी है। केस तो सबके समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो आप लोग
सेलर कंपनी जो होती है, सेलर कंपनी के शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को कहां पे ट्रांसफर करते हो? इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करते हो। ये हमने जब अकाउंटिंग पढ़ी थी तब बात की थी कि भाई सेलर कंपनी का जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इस केस में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। चेंजेस क्या होगा? इस केस में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए की है, जिसमें से 5 लाख रुपए ए लिमिटेड के पास है शेयर कैपिटल और 10 लाख की शेयर कैपिटल आउटसाइडर के पास है। तो सेलर कंपनी बी लिमिटेड क्या करेगी? जब रियलाइजेशन में इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेगी ना अपनी कैपिटल, तो 10 लाख ही ट्रांसफर करेगी। बाकी 5 लाख रुपए जो ए लिमिटेड को देने हैं उसे, वो कहाँ ट्रांसफर करेगी? तो एक समझने की बात है। देखो, इसमें क्या है, कंफ्यूजन बहुत रहता है और आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताओ, पहले बी लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन के कितने पैसे मिलने वाले थे? 20 लाख, ठीक है ना? ये 20 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन के जो मिलने वाले थे बी लिमिटेड को, ये बी लिमिटेड कौन से अकाउंट में डालती? तो परचेज कंसिडरेशन की एंट्री मैंने आपको बताई थी, परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही होती है। तो मतलब ये 20 लाख रुपए बी लिमिटेड रियलाइजेशन अकाउंट में डालने वाली थी। लेकिन अब बी लिमिटेड को 20 लाख नहीं मिले। मिले कितने? 13.67 लाख ही मिल रहे हैं। तो फिर वो रियलाइजेशन में 13.67 लाख ही डालेगी, तो रियलाइजेशन में बाकी पैसा आना बाकी है। और वो बाकी पैसा जो है वो ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि बी लिमिटेड के शेयर ए लिमिटेड ने खरीदे हुए हैं, इसलिए उसको नहीं मिला। तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना 5 लाख की, इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। जनरल केसेज में तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब इस तरह का केस आ जाएगा कि परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो उस केस में जितने रुपए के शेयर्स ए लिमिटेड ने खरीदे हुए हैं, उतने रुपए आप इक्विटी शेयर कैपिटल से निकाल के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे और बाकी पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये सेलर कंपनी की बुक्स में इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस भी है 5 लाख का। तो रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा भी आप चाहो तो इसी तरह से डिवाइड कर सकते हो। अब इसमें अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग ओपिनियन है। कुछ ऑथर्स ये कहते हैं भाई रिजर्व एंड सरप्लस को मत बांटो, उसने पैसा कम देना था दे दिया, बात खत्म हो गई, उसने अपना हिस्सा काट लिया ना परचेज कंसिडरेशन का, है ना? अब आप इक्विटी शेयर के तो 2 टुकड़े कर रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस को आप पूरा इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दो। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस पे भी तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही राइट होता है, तो क्या रिजर्व एंड सरप्लस पे ए लिमिटेड का राइट नहीं है क्या? रिजर्व एंड सरप्लस पे भी तो ए लिमिटेड का राइट है 1/3, क्योंकि 1/3 शेयर उसके पास है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी 1/3 शेयर आप रियलाइजेशन में डालो और 2/3 शेयर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये इफेक्ट तो आएगा सेलर कंपनी की बुक में। सेलर कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो ये इफेक्ट आएगा। अब बात करते हैं परचेजिंग कंपनी की बुक में क्या इफेक्ट आएगा। देखो, परचेजिंग कंपनी की बुक में छोटा सा इफेक्ट आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा? एक बात सोचो कि परचेजिंग कंपनी ने जब उसका बिजनेस खरीदा तो सारी एसेट्स खरीदी, तो एसेट्स को डेबिट कर दिया उसने, लायबिलिटी खरीदी तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, और जो परचेज कंसिडरेशन का पैसा देना होगा उसके लिए वो क्या लिखता है? लिक्विडेटर ऑफ सेलर कंपनी। अब यहाँ परचेज कंसिडरेशन का पैसा देना तो था 20 लाख, जबकि उसने अपना हिस्सा काट के और पैसे दिए 13,67,000।
तो यहाँ पे आप 13,67,000 ही लिखोगे। अब एक छोटी सी बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे आप 20 लाख लिखते, उसकी जगह 13.67 ही लिख रहे हो, तो इसका इफेक्ट कौन से अकाउंट पे आएगा बताओ? एसेट्स पे आएगा, वो तो ठीक है। आप कौन से अकाउंट से एडजस्ट करते हो इसका डिफरेंस? गुडविल या कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करते हैं हम, है ना। हम यहाँ 20 लाख लिखते, तब तो गुडविल कैपिटल रिजर्व अलग आती। लेकिन आपने 6,33,000 का पेमेंट काट के और 13.67 लेके लिख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप एक्चुअल में उसको इतना ही दे रहे हो, तो जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कम ज्यादा आएगी। उस केस में क्या करना पड़ेगा? अब देखो, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर खरीदे हुए थे, शेयर खरीदे हुए थे तो उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो ए लिमिटेड ने अपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दिखाया हुआ होगा 5 लाख रुपए का। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में उसने ये पैसे कम दे दिए अगली कंपनी को, और इन्वेस्टमेंट अब इसको खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि बी लिमिटेड को तो इसने खुद नहीं खरीद लिया है ना। तो इस इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5 लाख रुपए। तो फिर डेबिट किसको करेंगे? तो डेबिट गुडविल या कैपिटल रिजर्व को ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पैसे जो काटे थे वो इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में ही काटे थे उसके, और काटने के कारण आपको बेनिफिट हुआ। बेनिफिट हुआ तो आपने यहाँ कैपिटल रिजर्व में डाला होगा, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ भी कैपिटल रिजर्व अकाउंट से ही करोगे। इतना सा इफेक्ट आता है परचेजिंग कंपनी की। देखो, नो डाउट ये डिफिकल्ट पोर्शन में से आता है, एमालगमेशन की इंटर कंपनी होल्डिंग। डिफिकल्ट क्या, बहुत डिफिकल्ट पोर्शन में से आता है। इसलिए आप इसको ध्यान से पूरा समझो, पूरा चैनल आप ध्यान से समझोगे ना। और पूरे चैनल को समझने के लिए पीछे वाली अकाउंटिंग आपको पूरी ध्यान से पता होनी चाहिए। अब जैसे पीछे मैंने परसों आप लोगों को अकाउंटिंग कराई थी, है ना, तो एक बार तो मैंने करवा दी। अब आप लोगों ने उसको मान लो घर पे रिवाइज नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है तो अकाउंटिंग पूरी दिमाग में नहीं है, नहीं होगी तो ये पूरी चीज कैसे समझ में आएगी? क्योंकि सारा खेल ही अकाउंटिंग का है यहाँ पे। तो नो डाउट ये टिपिकल पोर्शन में आता है। खैर जो भी है, आप लोग इसको अच्छे से देखना, ठीक है ना। अभी इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो, कोई बात क्लियर करनी हो तो पूछ। क्यों, एक बात बताओ, उसकी रिजर्व एंड सरप्लस में उसका हिस्सा नहीं है क्या? तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आज कितनी है? 6,67,000 है, नहीं 6,33,000 है। वो उतना बेनिफिट यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट हो। ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट क्लियर करना हो? कमांड कर दो पहले वाली एंट्री जब करो तो। हाँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाली एंट्री करो तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ क्रेडिट कर दो। लेकिन उससे क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, समझ में नहीं आता कि क्यों किया है ना। इसलिए हम इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं। करने में तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। उसमें कैसे इंक्लूड होगा? ये तो सेलर कंपनी की जो एसेट्स खरीदी है वो है। ये तो सेलर कंपनी की एसेट्स है ना। ये तो इन्वेस्टमेंट तो परचेजिंग कंपनी के है, तो उसमें कैसे इंक्लूड पॉसिबल? ठीक है। अब सेकंड केस लेता हूं मैं। अभी तो हमने लिया है परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के शेयर खरीदे हुए। ठीक है। अब केस बदलते हैं हम।
इफ सेलर कंपनी होल्ड्स इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। इसको भी बड़ा ध्यान से समझना, ये भी टिपिकल मैटर है। देखो अभी सेलर कंपनी वही है अपनी बी लिमिटेड, ठीक है। अब बी लिमिटेड की बैलेंस शीट एक बार रफली नोट करते हैं हम। फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसने, मान लो 2 लाख रुपए का, और 2000 शेयर खरीद रखे, ठीक है। करंट एसेट्स है इसकी 8 लाख रुपए की, लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी है 5 लाख रुपए की, और इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व मिला के 15 लाख रुपए। ये हमने इसकी बैलेंस शीट बराबर कर दी। ए लिमिटेड जो हमारी परचेजिंग कंपनी, उसने अपने शेयर इश्यू किए हुए हैं, और वो शेयर्स में से 2000 शेयर्स बी लिमिटेड ने खरीद रखे हैं। अब क्या हो? अब देखो, पहले आप परचेज कंसिडरेशन, पहली बात तो ये बताओ कि ए लिमिटेड इसका बिजनेस खरीदेगी, बिजनेस खरीदेगी तो एसेट्स खरीदेगी, एसेट्स खरीदेगी तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदेगी, ये इन्वेस्टमेंट भी खरीदेगी, करंट एसेट्स भी खरीदेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट तो कैसे खरीदे? ये शेयर्स ए लिमिटेड के खुद के हैं। क्या कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट से खुद खरीद सकती है क्या? वापस ये बताओ मेरे को। क्या कोई कंपनी खुद के शेयर मार्केट से परचेज कर सकती है क्या? हाँ ज्योति मैडम, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं परचेज कर सकती। और कोई? केवल ये एक ऑप्शन होता है बाई बैक, ठीक है ना। बाई बैक के ऑप्शन में तो परचेज कर सकती है, लेकिन बाई बैक का तो खुद का एक पूरा प्रोसीजर होता है। बाई बैक के लिए बैंक में एक अकाउंट भी खोलना पड़ता है, उसमें गारंटीड अमाउंट भी जमा करानी पड़ती है, ठीक है ना। बाई बैक का तो पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, परमिशन लेनी पड़ती है बाई बैक के लिए, और बाई बैक कितना करेगी उसकी सब जानकारी पहले देनी पड़ती है अथॉरिटी को। तो बाई बैक ऐसे करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, कोई भी कंपनी बाई बैक के अलावा अपने शेयर मार्केट से नहीं खरीद सकती, नॉट पॉसिबल। अब यहाँ तो परचेजिंग कंपनी के सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इसको इसका बिजनेस खरीदना है, बिजनेस खरीदना है तो इसके इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ये खरीदेगी। अब इन्वेस्टमेंट खरीदेगी तो खुद के शेयर खरीद नहीं सकती, तो अब क्या सेटलमेंट होगा इसका? तो इसका सेटलमेंट ही समझना है आपको। सेटलमेंट समझ लेंगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा इसका। कैंसिल आउट नहीं करेगी भाई, ऐसे कैंसिल आउट कैसे कर देगी? मजाक थोड़ी कैंसिल कर देगी, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। अब देखो समझो क्या बता रहा हूं। ए लिमिटेड कहेगी ठीक है, आप अपनी परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करो, कितना बनता है परचेज कंसिडरेशन आप कैलकुलेट करो। अब बी लिमिटेड अपने परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन कर रही है, नेट एसेट्स मेथड से कर रही है, ठीक है। नेट एसेट्स मेथड से परचेज कंसिडरेशन की जब कैलकुलेशन करेगी बी लिमिटेड, तो कितना होगा परचेज कंसिडरेशन? तो देखो उसमें फिक्स्ड एसेट तो होगी 10 लाख की, मार्केट वैल्यू यदि अलग होगी तो अलग हो जाएगी, फिक्स्ड मार्केट वैल्यू पे होगा ना। हमेशा परचेज कंसिडरेशन का वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू पे होता है, तो यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू इसी को ही मान रहे हैं, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। अब पहले तो ये एक प्रॉब्लम वाला मैटर है कि ए लिमिटेड ने, सॉरी, बी लिमिटेड ने जब ए लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए थे तो 100 रुपए में परचेज किए थे 2000 शेयर। क्या आज ए लिमिटेड के शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपए ही है क्या? 100 रुपए है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लो कि ए लिमिटेड के एक शेयर की मार्केट में आज वैल्यू है 150। ए लिमिटेड के एक शेयर की मार्केट वैल्यू है आज 150 रुपए। तो ये जो इसने 2000 शेयर खरीद रखे हैं ये भी तो 150 रुपए के ही हुए ना। तो ये 2000 शेयर 150 रुपए से 3 लाख रुपए के हुए। कितने के हुए हैं? 3 लाख रुपए के। तो आपको परचेज कंसिडरेशन जब काउंट करोगे तो 3 लाख ही जोड़ना पड़ेगा इसका। 3 लाख से कम कैसे जोड़ेंगे? हम जोड़ ही नहीं सकते। करंट एसेट जोड़ ली 8 लाख रुपए की, ठीक है, टोटल हो गए 21 लाख रुपए। इसमें से लेस कर दिया करंट लाइबिलिटी 5 लाख रुपए। तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना बन रहा है? 16 लाख रुपए बन रहा है। तो बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को कहा कि भाई हमें तो 16 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर दो और हमारा बिजनेस आपका हो जाए। लेकिन ए लिमिटेड के सामने तो वो प्रॉब्लम एज इट इज पड़ी है कि खुद के शेयर हम कैसे खरीदें। अब ए लिमिटेड इसका अल्टरनेट क्या निकालेगी ये ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड कहेगी कोई बात नहीं, हमें आपको कितने रुपए देने हैं? 16 लाख रुपए देने हैं परचेज कंसिडरेशन की। हम ये परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट आपको हमारे शेयर्स में करें। हम ये परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट जो करेंगे आपको हमारे शेयर देंगे। और ए लिमिटेड का आज मार्केट में एक शेयर कितने रुपए का है? 150 रुपए का है। तो इस 16 लाख का पेमेंट करने के लिए ए लिमिटेड 150 रुपए वाले कितने शेयर देगी बताओ? ये भी पॉइंटों में आएगा क्या? कैलकुलेशन करना एक बार। कितना? 11,333 आएगा क्या? $10,667 आ रहा है, ठीक है। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कहा कि भाई हमें आपको परचेज कंसिडरेशन के 16 लाख रुपए देने हैं। आपने अपनी सारी एसेट जोड़ ली है, आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर ली है। अब हमें आपको 16 लाख रुपीज देना है। हम अपने शेयर आपको देंगे। हमारा एक शेयर 150 रुपए का है। तो 150 से डिवाइड करते हैं तो हमें आपको 10,667 शेयर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब एक बात सुनो कि हमें आपको 10,667 शेयर देने हैं ना। तो हम ऐसा करेंगे, आपसे ये 2,000 शेयर हमारे नहीं लेंगे। नहीं लेंगे मीन्स आपने परचेज कंसिडरेशन में काउंट कर लिया है 2,000 शेयर को। एक तरह से ये 2,000 शेयर हमारे हो ही गए हैं क्योंकि हमने आपको इसका पेमेंट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये 2,000 शेयर हमारे हो गए हैं वैसे तो। लेकिन हम ये 2,000 शेयर आपसे नहीं लेंगे, आप अपने पास रखो। हमें आपको टोटल 10,667 शेयर देने हैं ना। तो हमारे 2,000 शेयर तो ऑलरेडी आपके पास पड़े हैं। तो आप हमारे से 8,667 शेयर और ले लो और आपका हमारा हिसाब खत्म। समझ में आ गई होगी आप सबके बात। अब क्या होगा? अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अकाउंटिंग पे इफेक्ट क्या होगा? देखो, परचेजिंग कंपनी की बुक में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि परचेजिंग कंपनी की अकाउंटिंग पे कोई रोल ही नहीं आ रहा। परचेजिंग कंपनी को तो शेयर देने हैं 10,667। उसने 2,000 शेयर नहीं लिए और 2,000 कम करके दे दिए। तो उसकी बुक में तो अकाउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। सेलर कंपनी की बुक में अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट आएगा? सेलर कंपनी की बुक में एक छोटा सा इफेक्ट आएगा। दो इफेक्ट आएंगे वैसे तो। क्या?
सेलर कंपनी स्टार्टिंग में अपनी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेगी ना, उस समय फिक्स्ड एसेट्स को रियलाइजेशन में डाल देगी, करंट एसेट्स को रियलाइजेशन में डाल देगी, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को नहीं डालेगी। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुला रहेगा, ओपन रहेगा। दूसरी बात, ये इन्वेस्टमेंट आज मार्केट में 3 लाख रुपए के, इसने बुक्स में 2 लाख ही दिखा रखे हैं, तो इसको इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। इसको मार्केट वैल्यू पे लाने के लिए सेलर कंपनी एंट्री क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड डेबिट 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दी। तो 1 लाख रुपए रियलाइजेशन में डाल दिए। अब ये इसके इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए के हो गए हैं, और ये अकाउंट ओपन है, इसने क्लोज नहीं किया क्योंकि इसने ये अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया। तो 3 लाख रुपए के शेयर तो इसके पास ये पड़े हैं, या 2000 शेयर कह दो, 2000 शेयर पड़े, अकाउंट ओपन है, ठीक है ना। और 8667 शेयर यहाँ से मिलेंगे इसको, परचेज कंसिडरेशन में उसकी एंट्री हो ही जाएगी परचेज कंसिडरेशन की। तो टोटल इसके पास शेयर हो गए कितने, 10,667 शेयर। उतने ही होने चाहिए थे, बस उतने शेयर, मतलब 16 लाख रुपए के शेयर होते हैं 10,667 शेयर। 10,667 शेयर 16 लाख रुपए के होते हैं ना, तो इसके पास 10,667 शेयर हो गए ना। अब ये लास्ट में जब पेमेंट करेगी तो अपने शेयर होल्डर को ये शेयर दे देगी, और ये इतना ही इफेक्ट पड़ता है सेलर कंपनी की बुक। परचेजिंग कंपनी की बुक में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ये सेकंड केस कंप्लीट हो गया। अब इस सेकंड केस में किसी को कोई प्रॉब्लम पूछनी हो तो पूछ। नहीं है तो सेकंड केस कंप्लीट, थर्ड केस लेता हूं, ठीक है। और वैसे आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम आए ना, जैसे आप मान लो वीडियो देख रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो फोन करके पूछ लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फोन का टाइम का जरूर ध्यान रखना, यूं नहीं रात को 10 बजे बाद आप फोन करो, दिन में कभी भी फोन करके पूछ लिया। अब थर्ड केस लेता हूं। दोनों ने एक दूसरे के शेयर खरीद रखे, बोथ कंपनी होल्ड्स शेयर्स ऑफ ईच। तो दोनों ने एक दूसरे के खरीद रखे हैं ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है और कैलकुलेशन भी बड़ी टिपिकल होती है। तो हम उसकी कैलकुलेशन पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो आपके लिए तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मायने रखेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरी चीज तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सॉल्व करने में ही उसको आधा घंटे लग जाता है। केवल बेसिक बता रहा हूँ आपको क्या करना, ठीक है ना। बेसिक बेसिक समझ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, बीज गणितीय समीकरण। अब ये बीज गणितीय समीकरण कैसे बनेगी ये समझ। जैसे मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर खरीदे हुए हैं, और बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के शेयर खरीदे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की निकाल रहे हैं, ठीक है ना। नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, जिसको मान लो हमने एक्स मान लिया, और बी लिमिटेड की नेट एसेट्स को वाई मान लिया, ठीक है। अब ए लिमिटेड की नेट एसेट्स, जिसको हम एक्स कह रहे हैं, वो किसके इक्वल होगी, तो वो इक्वल होगी, आप ए लिमिटेड की नेट एसेट्स निकाल लो। नेट एसेट सबको निकालनी आती है, एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर देते हैं, लेकिन उसमें वो शेयर्स मत जोड़ना, एसेट्स वाले जो उसने खरीदे हुए हैं दूसरी कंपनी। उन इन्वेस्टमेंट्स को, शेयर्स को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स जोड़ लेंगे, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर देंगे, तो जितनी नेट एसेट्स आएगी
मान लो एक्स कंपनी की नेट एसेट 4 लाख रुपए आ रही है, फिर करोगे प्लस। प्लस क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के कितने शेयर खरीदे। मान लो वाई लिमिटेड के टोटल 4000 शेयर है, जिसमें से 1000 शेयर एक्स लिमिटेड ने खरीद रखे। मतलब कितने परसेंट पोर्शन खरीद रखा है एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का? 1/4 पोर्शन। कितना खरीदा हुआ है? 4000 में से 1000 शेयर खरीदे हुए ना, मतलब 1/4 बिजनेस उसका खरीदा हुआ है एक तरह से। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये वाई की नेट एसेट्स, वाई कंपनी जो है उसकी नेट एसेट्स का 1/4 होल्डर है। वाई की नेट एसेट्स में 1/4 हिस्सा इसका है, क्योंकि 1/4 शेयर इसके पास। इसी तरह से वाई की जब नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो वाई की नेट एसेट्स आई 2 लाख रुपए, प्लस अब ये देखेंगे वाई ने एक्स के कितने शेयर खरीदे हुए। तो एक्स के मान लो टोटल 10,000 शेयर है, जिसमें से 1000 शेयर वाई ने खरीद रखे। 10,000 में से 1000, मतलब वाई जो है वो एक्स के बिजनेस पे 1/10 होल्डिंग रखता है। 10,000 में से 1000 है ना, तो प्लस 1/10 ऑफ एक्स। ये इस तरह से दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बीज गणितीय समीकरण बनती है। उसके बाद इन समीकरणों की वैल्यू रखनी होती है। वैल्यू रखना बड़ा आसान है। जैसे ये पहली समीकरण आपने ले ली, पहली इक्वेशन ले ली, या y की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दो, बस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा सारा खेल और आप कैलकुलेशन कर लोगे। ये तो बात हुई सिस्टम की। सिस्टम के बाद दूसरी चीज क्या हो? दूसरी चीज होगी परचेज कंसीडरेशन के अंदर क्या सेटलमेंट होगा, वो भी समझ लो। अब दोनों ने एक दूसरे के शेयर खरीदे हुए हैं, देखो, तो परचेज कंसीडरेशन में जो सेटलमेंट होगा ना, वो दोनों का मिक्स होगा। आपने अभी तक जो दोनों कंडीशन पढ़ी थी ना, उनका मिक्स सेटलमेंट होगा इसमें। कैसे? जैसे जितना परचेज कंसीडरेशन आया वो पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसमें फिर ये देखेंगे कि परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के कितने परसेंट शेयर खरीद रखे हैं। तो मान लो परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के 20% शेयर खरीदे हुए हैं, तो लेस कर देंगे 20% शेयर। परचेज कंसीडरेशन का 20% निकाल के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने 1/3 लेस किया था ना, वही 1/3 की जगह 20% ले लिया है मैंने, तो 20% हिस्सा इसमें से लेस। उसमें बाद में जितनी अमाउंट देनी बची है, उसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर। नंबर ऑफ शेयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि भाई परचेजिंग कंपनी के एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है। मान लो परचेजिंग कंपनी के एक शेयर की मार्केट वैल्यू 150 रुपए है, तो ये जितनी अमाउंट आएगी उसको 150 से डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। और उस नंबर ऑफ शेयर्स में से लेस करेंगे उतने शेयर जो सेलर कंपनी के पास पड़े हैं, क्योंकि परचेजिंग कंपनी अपने शेयर वापस उससे लेगी नहीं। नहीं लेगी तो उसके पास में से 20%, तो वो हिस्सा आप 1/3 समझ लो। तो मैंने जो पहला केस समझाया था ना, सेलर कंपनी, परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के 20% शेयर खरीदे हुए, ठीक है ना। तो अब सेलर कंपनी को जितना परचेज कंसिडरेशन मिलेगा, उसका 20% वापिस घूम के परचेजिंग कंपनी के पास ही आना है, तो पहले से ही 20% हिस्सा कम करके दे देगा। वो जो फर्स्ट केस पढ़ा था ना हमने, वही है सेम, ठीक है ना। और उसके बाद में जितना अमाउंट आएगा उसको नंबर ऑफ शेयर्स में से कन्वर्ट कर लेंगे। क्या पूछ रहे हो भाई? ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद में ये देखेंगे कि परचेजिंग सेलर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी के कितने शेयर खरीदे हुए हैं। तो जितने शेयर उतने उसके पास पड़े हैं, वो तो परचेजिंग कंपनी उससे वापस ले नहीं सकती बाई बैक की तरह, तो उतने शेयर और कम हो जाएंगे, तो लेस कर देंगे शेयर्स हेल्ड बाई सेलर कंपनी।
और लेस करके अब जो आएगा ना वो नेट परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, उतने परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट। ठीक है। हालांकि इसमें और भी लंबी चौड़ी बातें हो जाएगी आगे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा मैटर है और इतना आपके काम का नहीं है। मेन मेन जो चीजें काम की है वो आपको समझा दी मैंने। काम की एक तो इक्वेशन कैसे बनती है वो बता दी, और परचेज कंसिडरेशन का सेटलमेंट किस तरह से होगा वो बता दी। उस साइड वाला बोर्ड नहीं दिख रहा, कौन सा, इधर वाला? इधर वाला नहीं दिख रहा क्या? हाँ, तो इस बार इधर लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। वो लाइट के इफेक्ट के कारण से नहीं दिख रहा। तो ये आपके, जब दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के शेयर परचेज किए हुए हो तो इस तरह से सेटलमेंट करना। ठीक है। अब ये आपके अमालगमेशन का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पूरा बता दिया है मैंने। प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव वो तो सब बाद में देखेंगे, अभी केवल थ्योरेटिकल पोर्शन पे ही बात कर रहे हैं। तो एक मिनट रुकना।